हेलो एंड वेलकम टू ऑल मिश्रा सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः एक बार आप सबका स्वागत है। बहुत दिन के बाद थोड़ा सा समय की अनुपलब्धता के कारण आज थोड़ा गांधी युग का तीसरा पार्ट में लेट हो रहा है। आज समय मिलने पे गांधी युग का ये अंतिम और तीसरा पार्ट है। इसको देखने के बाद गांधी युग यदि आप क्रम से देखेंगे, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, तो गांधी युग से बनने वाले लगभग सारे प्रश्न आप कर सकेंगे बड़े आराम से। तो गांधी युग के तीनों वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें और गांधी युग से बनने वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। बड़े आसानी से गांधी युग से बनने वाले स्पेशली देखेंगे 1915 से लेकर के 1948 तक गांधी युग से हर परीक्षा में यदि इतिहास कहीं पे पूछा जाएगा तो गांधी युग से प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादातर होती है। तो गांधी युग के बनने वाले प्रश्नों को पिछले 2 पार्ट के वीडियो में हम लोगों ने देख लिया है। आज हम लोग तीसरा पार्ट बनाने को प्रयास कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरुआत के 2 पार्ट में पहला पार्ट हम लोगों ने देखा था बाबू, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, 1915 से लेकर के 1922 तक। दूसरा पार्ट हम लोगों ने देखा 1922 से लेकर के 1935 तक। और तीसरे पार्ट में हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे 1935 से लेकर के 1948 तक। ठीक है, तो 1935 की बात हमने आपको बता दी। 1935 को लेकर के देखें तो एक महत्वपूर्ण कथन रहा, जो भारत शासन अधिनियम आया था 1935, भारत शासन अधिनियम। यहीं से आज की बात को शुरू करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 को लेकर के एक महत्वपूर्ण कथन आप याद रख सकते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना का है। मोहम्मद अली जिन्ना ने स्पेशली देखें तो भारत शासन अधिनियम 1935 को सड़ा हुआ, मूलतः बहुत बुरा कहा, यही इनका कथन था, सड़ा हुआ, मूलतः बहुत बुरा भारत शासन अधिनियम को स्पेशली ये कहना था। इसके बाद देखें आगे क्या हुआ। 1937 के प्रांतीय चुनाव होंगे और 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस बाबू 8 प्रांतों में सरकार बनाएगी। 8 प्रांत में कांग्रेस की सरकार बनेगी, जिसमें से 6 प्रांतों में कांग्रेस बहुमत की स्थिति में रहेगी और 2 जगह इसकी मिलीजुली सरकार होगी। फाइनली 28 माह के पश्चात कांग्रेस के द्वारा इस्तीफा दे दिया जाएगा और कांग्रेस के इस्तीफा देने के बाद को, जब कांग्रेस ने इस्तीफा दिया, कांग्रेस के इस्तीफा के बाद मुस्लिम लीग प्लस दलित वर्ग संघ, जिसके प्रमुख हुआ करते थे भीमराव अंबेडकर साहब, इन लोगों के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। कांग्रेस ने 28 माह के पश्चात 1940 में इस्तीफा दे दिया हुआ था। इसके बाद देखें, यहीं पर समझ लेते हैं 1939 के हरिपुरी अधिवेशन का विवाद। 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन है, हरिपुरा उसके पहले हुआ था। 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, और इस त्रिपुरी अधिवेशन में जब चुनाव होगा तो अध्यक्ष चुने गए पुनः एक बार सुभाष चंद्र बोस, और इसमें त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के प्रत्याशी हुआ करते थे। गांधी जी के जो प्रत्याशी हैं उनका नाम है बाबू पट्टाभी सितारमैया। पट्टाभी सितारमैया की होगी पराजय, और पराजय हो जाने के पश्चात गांधी जी काफी नाराज हुए कांग्रेस से और गांधी जी को मनोबल के क्रम में अंततोगत्वा सुभाष चंद्र बोस को देना पड़ा इस्तीफा। सुभाष चंद्र बोस ने दिया इस्तीफा क्योंकि पट्टाभ सितारमैया की हार पर गांधी जी ने कहा कि यह पट्टाभ की हार नहीं, यह मेरी हार है। सुभाष चंद्र बोस फाइनली इस्तीफा दे देंगे और इस्तीफा देने के पश्चात 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन का गठन किया जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। फाइनली आपको पता है कि 1939 से लेकर के 1945 तक शुरू हो गया द्वितीय विश्व युद्ध। जर्मनी ने जब पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, उसी के पश्चात ये द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के पश्चात
तत्कालीन समय में जो भारत का वायसराय है, वायसराय का नाम है वो लॉर्ड लिथगो। लॉर्ड लिथगो बाबू अपने मन से ऐसे अनाउंसमेंट कर दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के द्वारा भी साथ दिया जाएगा। इसी के पश्चात 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रहियों में यदि आप देखें तो विनोबा भावे सबसे पहले सत्याग्रही रहे। विनोबा भावे हैं प्रथम सत्याग्रही। पेपर में पूछा गया है कि पहला सत्याग्रही कौन था, तो बता देंगे विनोबा भावे। उसके बाद इसी में रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक तीसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति और हैं जिनका नाम है ब्रह्मदत्त। इन सभी लोगों ने व्यक्तिगत सत्याग्रह इस बात से किया कि भारतीयों के द्वारा किसी भी सूरत हाल में अंग्रेजों की मदद नहीं की जाएगी। सेम इसी प्रकार का धोखा हुआ था पहले विश्व युद्ध के दौरान, जब कहा गया था कि भारतीयों को आज़ाद कर दिया जाएगा पहले विश्व युद्ध के पश्चात। यहाँ पर यह किया गया कि यदि मदद करें तो हम लोग आपको संविधान बनाने में और उसके पश्चात आपके देश को आज़ाद करने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसके पश्चात आगे चल करके 1942 में दो महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी। एक संवैधानिक विकास के क्रम में तत्कालीन समय में जो ब्रिटेन में सरकार है कंजर्वेटिव पार्टी की, जिसके मुखिया हुआ करते थे विंस्टन चर्चिल, उनके द्वारा भारतीयों के संविधान के निर्माण के क्रम में भेजा जाएगा क्रिप्स मिशन को। और 1942 में भारत में शुरुआत होगी, ब्रिटेन के लिए आर और पार की लड़ाई जैसी स्थिति होगी और शुरुआत किया जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन का। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करने के क्रम में गांधी जी ने कांग्रेस को सख्त चेतावनी या हिदायत कह लीजिए 12 जुलाई 1942 को ही दे दी थी। गांधी जी ने कहा था कि यदि कांग्रेस हमारा साथ नहीं देती है तो मैं मुट्ठी भर रेत से कांग्रेस से बड़ी संस्था खड़ा कर सकता हूं। और आगे चल करके 1 अगस्त 1942 को जब कह लीजिए कि मनाया जाएगा तिलक दिवस के तौर पर, 1 अगस्त 1920 में जब उनकी मृत्यु हुई, इसी के पश्चात तिलक दिवस मनाया जा रहा था। तो ये इस व्यवस्था को 1 अगस्त 1942 को जब मनाया जा रहा था तो जवाहरलाल नेहरू ने वहां पर एक बात कही कि आगे जो हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं वो दो धारी तलवार के जैसे है। तो दोनों व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। एक तरफ जहां पर भारत में संवैधानिक विकास के क्रम में भेजा जाएगा स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स प्रस्ताव जिसका मुखिया है वो क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स नाम हुआ करता था। और यह 23 मार्च 1942 को भारत में आएगा। किसके द्वारा भेजा गया था स्टैफोर्ड क्रिप्स, तो बताएंगे विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल हैं कौन बाबू? तत्कालीन समय में ब्रिटेन के पीएम और कंजर्वेटिव पार्टी के हेड हैं ये। इनके वो विपक्षी रहे लेबर पार्टी के, आगे चल करके वही बनेंगे जब द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन के राजा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। तो 23 मार्च 1942 को आया और क्रिप्स मिशन को ही या क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी का एक कथन है, गांधी का कथन याद रखेंगे। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को बाबू उत्तर दिनांकित चेक या इसको पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी है, क्योंकि इसमें यह कहा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारतीयों को संविधान निर्माण करने में मदद की जाएगी। तो गांधी जी ने इसे आउटडेटेड या पोस्ट डेटेड उत्तर दिनांकित चेक कहा। यहीं पर जेएल नेहरू का भी कथन है, जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स प्रस्ताव को कहा कि यह एक ऐसा चेक है जिसका बैंक पहले ही दिवालिया घोषित हो चुका है। यह एक ऐसा चेक है जिसका बैंक पहले ही दिवालिया घोषित हो चुका है। यहां तक की बात क्लियर हो गई हो तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, हम साइड हो जाते हैं। उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में क्या क्या व्यवस्थाएं हुई, गांधी जी के द्वारा कौन कौन सा स्टेटमेंट दिया गया, उसको जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेना, उसके बाद फिर आगे की बात बताते हैं।
चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब इसके आगे देखें। हम्म, 12 जुलाई 1942 को गांधी का कथन है कि कांग्रेस, पूरी बात नहीं लिख रहे हैं, बोल देते हैं, कांग्रेस यदि हमारा साथ नहीं देती है तो मुट्ठी भर रेस से कांग्रेस से बड़ी संस्था खड़ी कर दूंगा। यदि आपसे पूछे यह कथन किसका है तो आप बता देंगे गांधी जी का है। आगे चल करके 1 अगस्त 1942 को जब इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया जा रहा था तो इस तिलक दिवस के अवसर पर जवाहरलाल नेहरू ने एक कथन कहा है। जेएल नेहरू ने एक कथन कहा। जेएल नेहरू का कथन है कि आगे की जो लड़ाई है अंग्रेजों के खिलाफ वो दो धारी तलवार। चलिए यहां तक बात स्पष्ट है। उसके बाद फाइनली आप जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास पूछा जाएगा किसकी अध्यक्षता में, तो बताएंगे अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में। अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो पास हुआ। फाइनली 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में गांधी ने भाषण दिया। गांधी जी ने 70 मिनट बाबू भाषण दिया और 70 मिनट भाषण के दौरान गांधी के परम शिष्य रहे, गांधी के प्रिय शिष्यों में कह लीजिए, उनके प्रिय चहेतों में एक रहे जो 1939 में सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ थे, जिनका नाम है पट्टाभिसितार मैया। और इनके संबोधन को देखने के पश्चात पट्टाभिसितार मैया ने कहा कि मानो धरती पर फरिश्ता उतरा है। 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी और कांग्रेस के अन्य जो बड़े नेता हैं, कांग्रेस के अन्य बड़े नेताओं को गिरफ्तारी के पश्चात देखें तो मोहनदास करमचंद गांधी प्लस सरोजनी नायडू, इन दोनों लोगों को बाबू रखा गया है पुणे के आगा खां पैलेस में। और जवाहरलाल नेहरू को बता देते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने इनको बाबू रखा गया अहमदनगर जेल में।
और इसी जेल में जवाहरलाल नेहरू साहब ने एक किताब की रचना की जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके अलावा यदि आप देखें एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे लोकनायक जयप्रकाश नारायण। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को रखा गया है हजारीबाग जेल में। हजारीबाग जेल। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुछ महत्वपूर्ण नारे फेमस हुए। तो क्या क्या महत्वपूर्ण नारे थे? महत्वपूर्ण नारों में देखेंगे तो गांधी जी ने जो नारा दिया, गांधी जी के द्वारा नारा दिया गया करो या मरो। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा मरो नहीं मारो। और एक और प्रमुख नारा फेमस हुआ अरोड़ा आसफ अली का अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बात रही भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित। इसी दरमियान देखेंगे तो गांधी जी की जो पत्नी रही जिनका नाम है कस्तूरबा गांधी, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। और 1942 के बाद देखेंगे तो एक महत्वपूर्ण घटना होगा जिसे लाल किला मुकदमा के नाम से जाना जाता है। तो लाल किला मुकदमा की बातों को देख लेते हैं। आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर मुकदमा, कम से कम नियर अबाउट 17 मुकदमे चले। उन सभी 17 मुकदमाओं में एक बड़ा फेमस मुकदमा रहा जिसे कहा जाता है लाल किला मुकदमा। यह लाल किला मुकदमा देखेंगे तो स्पेशली प्रेम सहगल और वे एक व्यक्ति रहे ढिल्लन और एक व्यक्ति रहे शाहनवाज खान। ये आज़ाद हिंद फौज के सिपाही रहे थे। आज़ाद हिंद फौज के इन 3 सिपाहियों के ऊपर लाल किला मुकदमा चला। कब चला है? 1945 में। और लाल किला मुकदमा को कह लीजिए कि इन क्रांतिकारियों को बचाने के लिए समिति का गठन किया गया जिसे कहा गया आज़ाद हिंद फौज समिति। और इस समिति के अध्यक्ष के तौर पर आएंगे बाबू जिनका नाम है भूला भाई देसाई। ये चीफ लॉ ऑफिसर रहेंगे इस समिति के। आगे चल करके इसमें जुड़ेंगे इसी आज़ाद हिंद फौज समिति में इलाहाबाद से विशेषज्ञ रहे कानून के काटजू तेज बहादुर सप्रू। आगे चल करके जवाहरलाल नेहरू साहब भी इस समिति से जुड़ेंगे। जवाहरलाल नेहरू, इन्हीं लोगों के द्वारा लाल किला मुकदमे को स्पेशली लीड किया जाएगा। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न और बन सकता है, उसको ध्यान से यदि देखें, यदि आपसे कोई पूछे सरकारी वकील, लाल किले मुकदमे का यदि आपसे कोई सरकारी वकील पूछे तो एल्फिंस्टन किलेरी जो है सरकारी वकील हुआ करता था। अंततोगत्वा क्या किया गया, इन तीनों क्रांतिकारियों को बहु फांसी की सजा सुना दी गई। लेकिन तत्कालीन समय में जो भारत का वायसराय है, वायसराय का नाम है लॉर्ड वेवेल। और लॉर्ड वेवेल ने भारतीय जनमानस को ध्यान में रखते हुए कि मामला गंभीर हो सकता है, भारतीय जनमानस को ध्यान में रखते हुए इन तीनों क्रांतिकारियों को आज़ाद कर दिया और मुक्त कर दिया। यहाँ तक की बात क्लियर है। आगे चल करके आप सब ये जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होगी 1945 में। और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात वैश्विक शांति के लिए
24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना होगी। 50 संस्थापक सदस्य देश होंगे, जिसमें से भारत भी अपना एक महत्वपूर्ण देश रहा है। तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना। दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना हुई, ब्रिटेन में बाबू लेबर पार्टी जो है सत्ता में आई। लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार गिर गई और लेबर पार्टी सत्ता में आई। और लेबर पार्टी के मुखिया हुआ करते थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली, याद करिए जब आया था साइमन कमीशन आया था तो उसका भी यह सदस्य हुआ करता था। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। कभी कभी ये प्रश्न पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन का सदस्य रहा और आगे चल करके ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना तो क्लीमेंट एटली। अब क्लीमेंट एटली के बारे में कहा जाता है कि यह लोकतंत्र के समर्थक नेता हुआ करते थे। तो आगे चल करके फाइनली क्लीमेंट एटली के द्वारा यह अनाउंसमेंट किया जाएगा, जिसे क्लीमेंट एटली की घोषणा के नाम से जाना जाता है। 12 फरवरी 1946 के आसपास का ये अनाउंसमेंट होगा, जिसमें क्लीमेंट एटली ने स्पष्ट रूप से कहा कि 30 जून 1948 तक आते आते हर हाल में, किसी भी सूरत हाल में भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, बशर्ते भारत उस समय तक अपना एक संविधान बना ले। तो भारतीयों के संविधान बनाने के सहयोग करने के क्रम में क्लीमेंट एटली अपने कैबिनेट में से 3 महत्वपूर्ण व्यक्तियों को निकाल करके भारत में भारतीयों के संविधान का विकास किया जाए भेजेंगे, जिसके अध्यक्ष रहेंगे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस बाबू अध्यक्ष है। आप सब यह जान गए होंगे कि चर्चा की जा रही है कैबिनेट मिशन की। दूसरा जो इसमें प्रमुख सदस्य रहा उसका नाम है ए.बी. अलेक्जेंडर। और तीसरा क्रिप्स मिशन का मुखिया जो रहा यहाँ पर एक मेंबर के तौर पर आएगा, उसका नाम है स्टैफोर्ड क्रिप्स। कभी कभी एक आध प्रश्न यहाँ से ये भी बन जाते हैं कि ए.बी. अलेक्जेंडर ब्रिटेन के क्लीमेंट एटली की कैबिनेट में किसके हेड हुआ करते थे? तो नौसेना प्रमुख ये हुआ करता था। और स्टैफोर्ड क्रिप्स बाबू व्यापार मंडल प्रमुख हुआ करते थे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो कैबिनेट मिशन इसको कहा जाता। कैबिनेट मिशन किसकी सिफारिश पर आया था, किस चीज के लिए आया था? तो कैबिनेट मिशन क्लीमेंट एटली की सिफारिश पर भारत में पहुंचेगा और इसी कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो यहां पर आगे बात लिखते हैं कि कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा न लेकर के शॉर्टकट प्रयोग किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा इसको हिंदी में बोलते हैं। ध्यान से सुनेंगे, एक एक बात क्लियर हो जाएगी। तो 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। तत्कालीन समय में भारत की जो जनसंख्या है वो जनसंख्या है 40 करोड़ और प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा के सदस्यों की नियुक्ति की गई। तो संविधान सभा का जो अनुपात है, कभी कभी अनुपातिक रूप में बात पूछी जाती है, तो 1:10 लाख। 10 लाख 10 लाख की जनता पर एक कैबिनेट, कह लीजिए संविधान सभा में एक सदस्य का चुनाव किया जाएगा। तो एक जो है ये सदस्य है और 10 लाख जनता, तो प्रत्येक 10 लाख की जनता पर एक सदस्य का चुनाव किया गया संविधान सभा में। इस प्रकार हमारी जो संविधान सभा होगी, संविधान सभा में जो टोटल सदस्यों की संख्या होगी, टोटल सदस्यों की संख्या की गई सुनिश्चित 389। जब इस प्रकार की कर दी गई तो फिर मुस्लिम लीग ने यहाँ पे हंगामा और उत्पात करना शुरू किया गया कि भारत एक हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है हिंदुओं की बहुलता रहेगी और इसके आधार पर सारा कुछ उन्हीं के फेवर में होगा। और आगे चल करके अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया जाएगा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। 16 अगस्त 1946 को स्पेशली, एक बार तारीख चेक कर लेंगे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस अगस्त 1946 में इसको मनाया गया है। तारीख एक बार चेक कर लेंगे। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यह मनाया गया है मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम लीग ने बाबू यहाँ पर नारा दिया। नारा कभी कभी पूछा गया है, क्या नारा दिया गया है, ध्यान से समझ लेंगे। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के दौरान मुस्लिम लीग ने नारा दिया कि हम लड़कर लेंगे पाकिस्तान, हम लड़कर लेंगे पाकिस्तान
बंट कर रहेगा हिंदुस्तान, बंट कर रहेगा हिंदुस्तान। हालांकि इनकी मंशा बहुत पहले से रही है, 1928 के आसपास ही आपको दिखाई दे जाएगा जब नेहरू रिपोर्ट की चर्चा होगी। तो कभी एक अलग वीडियो लेक्चर में कि कैसे हमारे देश का बंटवारा हुआ और कैसे एक नया देश का कॉन्सेप्ट आया, इसकी चर्चा की जाएगी किसी वीडियो में आगे। फिलहाल ये समझना कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस पे इनके नारे से स्पष्ट लगता है कि ये देश के साथ रहना नहीं चाहते हैं और अंग्रेजों की मंशा में इनकी जबरदस्त कह लीजिए कि उनकी जो मंशा है उस पर ये आगे आगे चल रहे हैं। इसका एक और उदाहरण आप चाहें तो देख सकते हैं, 1940 में जो मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ है, उसी मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में ही द्विराष्ट्र सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया गया है। स्पेशली पूछा जाता है द्विराष्ट्र सिद्धांत, लिख देते हैं हम बात कि द्विराष्ट्र सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो द्विराष्ट्र जो सिद्धांत है, टू नेशन थ्योरी के नाम से इसको जाना जाता है, ये द्विराष्ट्र सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। और साथ ही साथ पूछा जाता है कि पाकिस्तान नाम स्पेशली किसके द्वारा दिया गया है। पाक नाम दिया गया वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी रहे रहमत अली चौधरी के द्वारा। ऐसे लोग, अब आगे क्या कहा जाए, आगे आप सारी बात समझते ही हैं। आगे चल करके भारत का जो वायसराय होगा वो बदलेगा। लॉर्ड वेवेल स्पेशली देखेंगे तो अपनी एक प्रस्ताव या योजना रखेंगे इस प्रकार के विवाद से उपस्थित होने के लिए कि कैसे वो पुनः सोचे कि कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाए। उसमें मुस्लिम लीग ने कह लीजिए कि उनकी जिद रही कि उसमें जो भी सदस्य होंगे उनका चुनाव हमारे द्वारा किया जाएगा। तो वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन दोनों रखा गया और दोनों असफल हो गया। आगे चल करके 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन जो भारत का अगला वायसराय बन करके आया, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा माउंटबेटन योजना रखी गई। और उसी माउंटबेटन योजना के तहत ही जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित होने के बाद 15 अगस्त 1947 की सुबह में भारत आज़ाद होगा और पाकिस्तान नामक एक देश, नया देश की उत्पत्ति होगी। और देश के बंटवारे के पश्चात देश के अलग अलग हिस्से में जबरदस्त रूप से दंगे हुए, उसकी त्रासदियाँ किसी से छिपी नहीं है। सब लोग जानते हैं कि जो धार्मिक बंटवारे के आधार पर कह लीजिए देश का बंटवारा हुआ, उससे न जाने कितनी माँ बहनों के साथ बलात्कार हुए और बहुत सारे कह लीजिए निरपराध लोगों की हत्याएं की गई। गांधी इस बात से बहुत दुखी रहे और देश का विभाजन के समय, देश के बंटवारे के समय जब ये दंगे हुए तो गांधी जी उस समय कलकत्ता में थे। अभी हाल के जो पेपर चल रहे हैं एनटीपीसी में, वहाँ पे एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आगे भी प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। देश के बंटवारे के समय गांधी जी काफ़ी दुखी रहे हैं और गांधी को लेकर के अलग अलग व्यवस्थाएं अलग अलग किताबों में देखेंगे। तो गांधी को समझना आसान नहीं है। गांधी को समझने के लिए आपको गांधी होना पड़ेगा, तब गांधी जैसी शख्सियत को आप समझ सकते हैं। बाकी गांधी भी इंसान थे, गांधी से भी गलतियां हुई हैं। बशर्ते हम भारतीयों की यही एक सबसे खास दिक्कत है कि हम जिसको मानते हैं उसको भगवान बना देते हैं और उसके बाद जिसको बुरा बनाना होता है तो कहीं ना कहीं हम कभी न कभी पूर्वाग्रहों से भी ग्रसित हो जाते हैं। तो गांधी को समझना है तो गांधी को कई ढंग से, आप कई आयामों से देखेंगे तब गांधी की व्यवस्था को समझ पाएंगे। बाकी यदि हकीकत में बात किया जाए भारत और भारतीयता को, तो जितने प्रमुख क्रांतिकारी नेता रहे उनमें से इसमें कहीं पे मतलब थोड़ा सा भी तनिक संदेह नहीं किया जा सकता है कि जितना खूबसूरत ढंग से गांधी ने भारत को समझा है उतनी खूबसूरती से किसी अन्य ने नहीं समझ पाया। यह बात कह लीजिए एक अकाट्य सत्य है, इसमें कहीं पे कोई संशय वाली बात नहीं है। तो 1947 के बाद देश का बंटवारे के पश्चात गांधी जी दंगों के दौरान रहेंगे कलकत्ता में और जहाँ जहाँ पर दंगे हुए उस क्षेत्र में गांधी जी मिलना चाहते थे। गांधी जी उसके पश्चात जाना चाहते थे पंजाब, लेकिन गांधी जी को दिल्ली में रोक लिया गया और दंगे के दौरान मारे गए लोगों के लिए प्रार्थना सभा की जो आयोजित की गई थी, उसी प्रार्थना सभा के दौरान गांधी जी जब प्रार्थना में रहेंगे तो एक संपादक हुआ करते थे, हिंदू संपादक, उनका नाम नाथूराम गोडसे। और नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को गांधी युग अपने अंतिम पड़ाव पे अब आप लोग देख रहे हैं। 30 जनवरी 1948 को प्रार्थना सभा के दौरान दिल्ली में नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी जी की गोली मारकर हत्या, और गांधी की गोली मारकर के हत्या कर दी गई। इसके पश्चात
इन लोगों पर केस चले जिसमें प्रमुख अभियुक्त के तौर पर बी डी सावरकर का भी नाम आया। नाथूराम गोडसे के भाई रहे गोपाल गोडसे, उनको भी इस केस में नियर अबाउट षड्यंत्र रचने के लिए 14 साल की सजा हुई और आगे चल कर के नाथूराम गोडसे को फांसी हो गई। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के एपिसोड में बस इतना ही। गांधी युग के 3 पार्ट उपलब्ध हैं। यदि आप ईमानदारी से पूरे वीडियो लेक्चर को आप लाइन से ध्यान से सुनेंगे, लाइन बाय लाइन, तो ये तीनों वीडियो लेक्चर आपको किसी भी परीक्षा की तैयारी के क्रम में यदि गांधी युग से बनने वाले प्रश्न होंगे तो आपके लिए काफ़ी आसान सिद्ध हो सकते हैं। तो यदि आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो बस आप सपोर्ट करें। जिस भी वीडियो की, जिस टॉपिक पे, जिस सब्जेक्ट में आपको ज़रूरत हो, एक बार आएँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्रयास किया जाएगा हमारी तरफ से। एक फरमाइश की गई है बच्चों के द्वारा कि सर सिंधु घाटी सभ्यता पे एक वीडियो बनाइए। बहुत जल्दी सिंधु घाटी सभ्यता पे भी एक वीडियो आएगा। बस आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे अगली नोटिफिकेशन जैसे ही कोई वीडियो आए आपको प्राप्त हो सके। तो वीडियो लेक्चर को पूरा देखें, आनंद लें और कभी इतिहास को और बेहतरीन ढंग से जानना समझना है तो एक बार मिलिए ऑफलाइन क्लास में। उसके बाद फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही दूसरों से बताएंगे। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। धन्यवाद।